नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। यूपी उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस और सपा में रस्साकसी खत्म हो सकती है और दोनों साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ऐसी खबर है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी से फोन पर बातचीत की है। उस बातचीत के बाद यह तय किया गया है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए फूलपुर सीट छोड़ सकती है। इसके अलावा गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर सीट भी कांग्रेस की झोली में जा सकती है। सवाल उठता है कि 7 सीटों पर बिना कांग्रेस से मशवरा किए उम्मीदवार तय कर देने वाले अखिलेश यादव अचानक कांग्रेस को 3 सीट देने के लिए राजी क्यों हो गए? तो इसकी बड़ी वजह है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, जहां समाजवादी पार्टी सीटों पर दावा कर रही है और सपा को उम्मीद है कि महाराष्ट्र में उसे पहले से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। यही वजह है कि यूपी में कांग्रेस की शर्तें मानकर वो महाराष्ट्र में अपनी शर्तों पर सीट पाने की जुगत में है। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद सपा का टारगेट अब राष्ट्रीय पार्टी बनने का है, जिसके लिए अखिलेश यादव कांग्रेस के सहारे दूसरे राज्यों में भी पार्टी को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई अखिलेश यादव अगर कांग्रेस को यूपी में 3 सीटें दे देते हैं तो महाराष्ट्र में कांग्रेस अखिलेश की शर्तें मानेगी, और अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश की कहानी महाराष्ट्र में दोहरा देती है तो क्या कांग्रेस और सपा की दोस्ती टिक पाएगी? तो यूपी उपचुनाव से पहले सियासी सुगबुगाहट बिल्कुल तेज हो चुकी है, चूंकि समाजवादी पार्टी की ओर से 7 सीटों पर प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिए जा चुके हैं और इन 7 सीटों में वो सीटें भी शामिल हैं जहां पर कांग्रेस की ओर से जिन सीटों की डिमांड की गई थी। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी फूलपुर से अपना प्रत्याशी वापस ले सकती है और ये सीट कांग्रेस की झोली में जा सकती है। आपको बताते चले कि अभी फिलहाल 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2 सीटें जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, जिनमें से गाजियाबाद और खैर की सीट है। इसके अलावा अगर फूलपुर की सीट खाली होती है तो ये भी कांग्रेस की झोली में जाएगी। ऐसे में 9 सीटों में से 6 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए और चुनाव के नतीजे सामने आए, और चुनाव के नतीजे सामने आते ही समाजवादी पार्टी की ओर से जितनी तेजी के साथ इस सूची को जारी किया गया, ना कोई सलाह ना कोई मशवरा, और सीधे सूची जारी की गई जिसमें 6 सीटें, और वो 6 सीटें भी ऐसी थी जिसमें कांग्रेस ने उन सीटों पर डिमांड की थी। लेकिन उस सूची का जारी होना वो एक आक्रामक तेवर दिखा रहा था समाजवादी पार्टी के कि भाई हरियाणा में जिस तरह के नतीजे आए हैं उसका असर सीधे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। लेकिन चूंकि अब पेंच फंस रहा है महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में, सक्रियता महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की इस वक्त सबको ही देख रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जिस तरह से महाराष्ट्र के दौरे पर रहे, 2 दिन अखिलेश यादव ने बिताए महाराष्ट्र में और पूरी अपनी जमीन बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उद्देश्य बड़ा यही है कि समाजवादी पार्टी को किस तरह से राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाए। और इसी जुगत में लगते हुए अब जो खबर मिल पा रही है कि फूलपुर की सीट समाजवादी पार्टी खाली कर सकती है और कांग्रेस की झोली में यह सीट जा सकती है। और चलिए अब इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी से। डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी से। करण त्रिपाठी जी अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे समाजवादी पार्टी के साथ डीपी यादव जी से। डीपी यादव जी, क्या बात है, जिस तरह से सूची जारी की गई और अब खबर यह है कि फूलपुर की सीट आप लोग खाली कर सकते हैं, इस सीट कांग्रेस की झोली में जा सकती है। देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं।
ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी से जनता कहीं ना कहीं नाराज है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ साफ दिखाई दिया था। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से, उनके कार्यक्रमों से आम जनता बहुत ही गुस्से में है। जनता ने इसका कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती है कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उन सारी की सारी 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे समाजवादी पार्टी के, भारी मतों से जीते और 2027 के विधानसभा के चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिलने वाली है। आज देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व ये डिसाइड करेगा कि कौन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग बैठ करके इसको कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे। अभी दोनों पार्टियों के तरफ से इस प्रकार का कोई बयान नहीं आया है जिससे ये कयास लगाया जाए कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। ये केवल कयासबाजी है और क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कयास लगाए जाते हैं, मीडिया के माध्यम से आप लोग भी कयास लगाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में ये दिखाई दे दिया कि दोनों पार्टियां अगर साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगी, ठीक है डीपी जी, ये तो स्थिति साफ है, क्योंकि आपकी तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि चुनाव तो साथ में ही लड़ना है भाई, समर्थन देंगे पहले, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कल जो स्थिति बन रही थी कि किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे। लेकिन पेंच जो है वो फूलपुर सीट में फंस रहा है। अब कहीं ना कहीं से तो बात उठी होगी ना, तभी तो बात चल रही है कि फूलपुर सीट समाजवादी पार्टी खाली कर रही है और कांग्रेस की झोली में जा रही है। देखिए, पेंच किसी भी सीट पर नहीं फंसा है, सारी की सारी सीटें क्लियर है। 10 की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। कहीं से भी किंतु परंतु नहीं है, ये केवल कयासबाजी चल रही है। चलिए ठीक है, फूलपुर की सीट बन जाती है तो कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और हमारे समाजवादी पार्टी के लोग तो वहां लगे हुए हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, वहां पर लोगों को जा करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी। लेकिन फिर क्या मजबूरी माने, क्या माने, क्योंकि आपने सूची तो जारी कर दी है ना, और उसके बाद अगर कांग्रेस को ये सीट दी जाती है तो कुछ ना कुछ तो मजबूरी होगी बैकफुट में आने की। कोई मजबूरी नहीं है, सीटों पे बदलाव होता रहता है। आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा और आपके चैनल के माध्यम से और तमाम चैनलों के माध्यम से इसी पर चर्चा होती रहती थी कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदल रही है, लेकिन हमारी रणनीति कारगर रही कि नहीं कारगर रही। तो सारी चीजें रणनीति के तहत होती हैं और सभी चीजों को टीवी चैनल के माध्यम से खोलना जरूरी नहीं होता है। पार्टियों की अपनी रणनीतियां होती हैं, उसी के अनुरूप हम लोगों ने चुनाव लड़ा और देखिए कितना बेहतर प्रदर्शन किया। नाराज क्यों रहे डीपी जी, नाराज क्यों हो रहे हैं? जो खबरें होती है उसी मुद्दे को तो उठाएंगे। ठीक है, नाराज मत होइए। आपसे कहाँ नाराज हो सकता हूँ मैं? न्यूज वन इंडिया से कहाँ नाराज हो सकता हूँ? मैं तो बता रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ ना, नाराज होने की बात नहीं है। नहीं, देखिए जो मुद्दा है उसको तो हम उठाएंगे ही ना, और जो खबर आ रही है उस पर चर्चा करेंगे, आप लोगों की राय लेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार। आप प्रश्न मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं यहाँ पर। चलिए ठीक है रत्नेश जी क्या कहेंगे, क्योंकि अभी डीपी जी कह रहे हैं कि सिर्फ ये बीजेपी इस तरह का भ्रम फैलाने का काम कर रही है, हम लोगों का सब कुछ ठीक है, 10 की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस भी समर्थन करते हुए हम जीतने के काम करेंगे, क्या कहेंगे? दीपिका जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए दीपिका जी, समाजवादी पार्टी बड़े पसोपेश में है कि वो शायद एक आध सीट उनको यहाँ ज्यादा दे देगी तो शायद महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर कुछ और थोड़े बहुत क्या कहते हैं कृपा दृष्टि करते हुए कुछ और सीटें उनको दे देगी। जो वो 8-10 की मांग कर रहे हैं उसमें 1-2 बढ़ सकती है। तो अखिलेश यादव ये जो बड़ा दिल दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से महाराष्ट्र में उनको कुछ ज्यादा सीटें मिलने की आशा होगी, ये वास्तविकता है। बाकी अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि किन मुद्दों पर वो उपचुनाव में जा रहे हैं, कौन से मुद्दे होंगे। अब देखिए इनकी तो नीति जो है अपराधी बचाओ, दंगा कराओ, हिंदू को बांटो और मुस्लिम को बढ़ाओ, सत्ता में आने हो सारे कुकर्म कर जाओ, इनकी तो पॉलिसी ये रही है। इनका मुकाबला एक ऐसे मुख्यमंत्री से है जो ये कहता है जनता का साथ, जनता का विश्वास, अपराधी और अपराध दोनों का विनाश। तो ये तो बेचारे निरुत्तर हो गए मोदी जी के जिस नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व का उत्तर प्रदेश में इनको काटी नहीं मिल पा रही, क्योंकि ये जातिगत रूप से हिंदुओं को बांटकर चुनाव लड़े 2024 का।
इनके कुछ झूठ थे संविधान और आरक्षण को लेकर, वो चल गए। लेकिन प्रदेश की जनता ने देख लिया कि 6-7 महीने हो रहे हैं सरकार बनने के बाद, ना तो संविधान पर कोई खतरा आया, ना आरक्षण पर कोई खतरा आया। हम्म। तो काठ की हांडी जो झूठ की होती है दीपिका जी, वो एक ही बार चढ़ती है, एक बार चढ़ चुकी। ये मुद्दे बता दें कौन से मुद्दों के साथ जाएंगे? क्या ये इस मुद्दे के साथ जाएंगे कि गोपाल मिश्रा की हत्या, एक हिंदू युवक की हत्या पर चुप रहे, लेकिन मुस्लिम अपराधियों का इनकाउंटर हुआ तो ये तुरंत चिल्लाने लगे? आप एक चीज बताइए, ये इनकाउंटर्स में भी जाति देखते हैं, क्या इस मुद्दे पर जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है, इसलिए आप हमको चुनाव जिताइए, ताकि जब ये सत्ता में आ जाए तो फिर पुलिस वालों की हत्या हो, जैसे मुकुल द्विवेदी की हत्या हुई, संतोष यादव की हत्या हुई, डीएसपी जियाउल हक की हत्या हुई, इनके पिछले कार्यकाल में 1044 हमले हुए पुलिस वालों पर। तो क्या इस आइडियोलॉजी, क्या इस एजेंडे के साथ जाएंगे कि पुलिस पिटेगी, इनके मंत्री अधिकारियों का अपहरण करेंगे? तो भैया कोई तार्किक और कंस्ट्रक्टिव मुद्दे लेकर आओ, नहीं तो प्रदेश की जनता इस बार शून्य पर पहुंचा देगी। लेकिन वो कह रहे हैं जाति ना, वाला मुद्दे तो कार्ड लेकर गए आपका हैं खत्म हो जनता ने, चुका इसीलिए है। उनका साथ दिया इस बार 24 के चुनाव में। अभी डीपी जी यही बात कह रहे थे। मैडम मैडम मैं मानता हूँ कि 24 में इनको कुछ सीटें ज्यादा मिल गई, लेकिन उसका प्रभाव क्या हुआ? क्या ये सत्ता में आ गए? नहीं। क्या इनका प्रधानमंत्री बन गया? नहीं। क्या इनका मुख्यमंत्री लेकिन बन कद गया? तो बढ़ नहीं। गया ना, क्या कद इनका कद डिप्टी तो सीएम? बढ़ गया नहीं ना, आप मैडम, समझिए। कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2014 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी थे, हम्म। 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। कोई बदलाव आया हो तो बताइए। ठीक है। सरकार एनडीए की थी, सरकार एनडीए की है। छोटा सा भी बदलाव ना, इवन अगर समाजवादी पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन का भी पद मिल गया होता तो मैं मान लेता कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कुछ बदलाव कर दिया। चलिए इनके ठीक है, पास तो ठीक है। वो भी नहीं आया। ठीक है रत्नेश जी, वो लौटूंगी। करण त्रिपाठी जी वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। करण जी, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 सीटें, जिस तरह से गाजियाबाद और खैर की तो चर्चा थी, लेकिन फूलपुर सीट भी अब आप लोगों के खाते में आने वाली है। जी हाँ, अभी जानकारी प्राप्त हुई है, हम्म। लेकिन अभी इसकी कोई औपचारिक घोषणा अभी नहीं है, वो बाकी है अभी, और बातचीत चल रही है। और जहाँ तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि चुनाव में जो है इंडिया गठबंधन जो है जीतेगी। और रही बात भाजपा के प्रवक्ता से मैं अभी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि किस मुद्दे को लेके जाएंगे इंडिया गठबंधन। हम महंगाई, बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अपराध के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। क्या ये इनकी हिम्मत है कि जनता के बीच में हिंदू मुसलमान छोड़ के, मंदिर मस्जिद छोड़ के, भारत पाकिस्तान के मुद्दे के अलावा और किसी मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा सकते हैं? इनके पास 2 ही 3 मुद्दे रहते हैं गीता जी, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान। और उसको लेकर ये हिंदू को बगाने काम करते हैं, बांटने काम। अभी आपने देखा नहीं, बॉम्बे में योगी जी की पोस्टर बड़े बड़े लगा दिए, बटेंगे तो कटेंगे। आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप सभी जातियों, सभी धर्मों के आप मुख्यमंत्री हैं। आपको जनता में आपको सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। अगर इस तरह के बयान और इस तरह की चीजें अगर समाज में जाएंगी तो समाज में जाहिर सी बात जहर खोलने का काम हो रहा है। और ये जहर खोलने का काम आज से नहीं है, 2014 से हो रहा है। तो ये बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ, रोजगार, महंगाई बढ़ती जो महंगाई है, बेरोजगारी है। और उत्तर प्रदेश, आपको भी पता है कि एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश रेप में, बलात्कार में, हत्या में, छिनैती में नंबर 1 पे राज्य बन चुका है। तो कानून पे तो कोई अंकुश रह ही नहीं गया है योगी जी का। अगर हम बात करें तो आप देखिएगा उपचुनाव में हम लोग, आपको 2024 लोकसभा चुनाव में परिणाम दिख चुका है, और उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन 27 सीटों पर विजयी हासिल हो। चलिए ठीक है। मनीष गुप्ता जी, मैं आपसे इस पूरे मुद्दे पर एक एनालिसिस चाहूंगी कि आप इस तरह से देख रहे हैं। 9 सीटों पर चूंकि उपचुनाव की ऑलरेडी घोषणा हो चुकी है और अब तैयारियां भी चल रही हैं, सारी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से पहले 6 प्रत्याशियों की घोषणा, उसके बाद 7वें प्रत्याशी की घोषणा, लेकिन चर्चा अब यही है कि फूलपुर की सीट में प्रत्याशी कांग्रेस का उतारा जा सकता है। किस तरह से देख रहे हैं इसे आप? दीपिका जी, एक लड़के की सगाई नहीं हो रही थी, शादी नहीं हो रही थी, और ऐसे ही एक लड़की की सगाई नहीं हो रही थी। भाग्य ऐसा बना, संयोग ऐसा बना कि वो दोनों की आपस में सगाई हो गई। अब वो दोनों नखरे करते हैं। पहला नखरा कांग्रेस ने किया, हरियाणा में अखिलेश यादव जी को कोई भाव नहीं दिया, लड़की नाराज हो गई। फिर लड़की ने भाव दिया कि हम तुम्हें यूपी में कोई पोजीशन नहीं देंगे। फिर लड़के ने बोला हम तुम्हें महाराष्ट्र में कुछ दे देंगे। दरअसल इन दोनों की सगाई मजबूत हो गई है, ये सगाई अब टूटने वाली नहीं।
कहने का मतलब है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है फिलहाल मजबूत दिख रहा है। इसलिए मजबूत नहीं है कि इनकी आइडियोलॉजी मैच करती है, इसलिए मजबूत है क्योंकि इनके पास और पाने के लिए कुछ है नहीं। अगर यहां से गए तो कुछ नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव जी ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे हरियाणा में चलो कुछ नहीं मिला तो बदले में महाराष्ट्र में भी अगर 4-5 सीटें मिल जाए तो ये नेगोशिएशन जारी है। अगर नाराजगी बढ़ी तो रिश्ता टूटेगा, लेकिन वो दूर की बात है। बात अभी ये है कि फिलहाल अखिलेश यादव इस बात के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं हरियाणा के भविष्य में क्या होगा और महाराष्ट्र के वर्तमान में क्या होगा। वर्तमान में वो 10 सीटें मांग रही है, उनको 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, उनके 2-4 सांसद ही पहुंचते हो। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना लिया, अखिलेश यादव भी करे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। अगला मौका आएगा बिहार का। तो पहली बात तो ये है कि गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चुनाव बिल्कुल ठीक तरीके से लड़ा जाएगा और समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ी। अब आता हूं रत्नेश मिश्रा जी की बात पर कि वो समाजवादी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। अरे रत्नेश जी से मैं ये पूछता हूं, समाजवादी पार्टी का मुद्दा ही क्या है? वो समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से धर्म और जाति की राजनीति करती है। मुसलमान और यादव वो राजनीति करती है और उन्हें पता है मुसलमानों के वोट चाहिए तो कांग्रेस को मिलकर करना है और कांग्रेस को पीछे दबा के चलना है, क्योंकि अलग अलग हुए तो मुसलमान किसी से भी नाराज हो सकते हैं। इन दोनों को छोड़कर बसपा के पास भी जा सकते हैं। अब एक बात बताइए, जिन सीटों पर मुसलमान मेजोरिटी में है वो 3-3 मुसलमानों के कैंडिडेट खड़े हो गए तो जाहिर है मुसलमानों को कंफ्यूजन हो जाएगा किसे जिताएं, क्योंकि उनका तो उद्देश्य एक है भाजपा को हराना है। तो ऐसे में मुसलमानों का वोट हाथ से छूट ना जाए ये मजबूरी है, इसलिए गठबंधन चलता रहेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी जो मेजर वोट बैंक है वो मुस्लिम और यादव है। यादव तो उनके साथ है, मुस्लिम उनके साथ से छूट ना जाए, इसलिए हर आदमी ये चाहेगा मेरी इज्जत बची रहे और काम बन जाए। एक से छोड़ नेहरू जी की सीट से कांग्रेस की सीट को छोड़े, ये कि दोनों के हाथ ऊंचे रहे। ठीक है मनीष जी, आपके टेक्निकल इशू हो रहा है, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। रत्नेश जी, आपने जैसे कि इस मुद्दे को उठाया था कि आखिर समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, और मनीष जी अभी उसी का जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक गठबंधन में हो और ये गठबंधन क्यों मजबूती की ओर बढ़ रहा है ये साफ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सवाल का आपको जवाब मिला होगा। नहीं, देखिए हमारे कांग्रेस के साथी ने महंगाई, बेरोजगारी और अपराध की बात की, तो मैं करण जी को जवाब दे दूं। ये जो बार बार बताते हैं वो 2020 का एनसीआरबी का आंकड़ा है। 2023 का एनसीआरबी का आंकड़ा आप उठा के देखेंगे तो भारत में 86% मामलों में गिरावट आई है डकैती और लूट के मामलों में, 46% मामलों में गिरावट आई है हत्या जैसे मामलों में, और 41% गिरावट आई है बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के मामलों में। ये एनसीआरबी का डेटा है 2022 का। तो डेटा और मैं आपके बीच में नहीं बोला था करण जी, डीपी जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए प्लीज सुनिए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई, सुनिए जनता का भला कैसे चाहेगी भाई। दीपिका जी ये बोलने फिर मैं जवाब दे। ठीक है डीपी जी सुन लीजिए, उसके बाद आपको भी पूरा मौका मिलेगा आपकी बात रखने का। रत्नेश जी बात पूरी कीजिए। देखिए सपा के साथी युवा हैं, अभी दमखम है। आप चाहिए चुनाव जनता के बीच जाइए, जनता आपको जिताएगी तो आप जीतेंगे, जनता हमको जिताएगी तो हम जीतेंगे, लेकिन एक दूसरे के बोलने में इंटरवीन ना करें, एक दूसरे के बोलने में इंटरवीन ना करें। मैंने आपको बड़ी शांति से सुना था। चलिए डीपी जी सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बारी पर आप अपनी बात पूरी करिएगा। डीपी जी मैंने आपको बड़ी शांति से सुना था। जब आप भी बोल रहे थे तो आपकी पार्टी से जुड़े हुए तमाम सारे सवाल मेरे पास भी थे, मैं भी बीच में पूछ सकता था, लेकिन मैंने अपनी बारी का इंतजार किया ताकि डिबेट का डेकोरम बना रहे, तो प्लीज उसको मेंटेन करिए। अब एनसीआरबी के डेटा मैंने बता दिए, 86%, 46% और 41% मामलों में गिरावट आई। जो ये कह रहा है बेरोजगारी, देखिए बेरोजगारी को, अगर रोजगार को सरकारी नौकरी से जोड़ दिया जा रहा है तो बेरोजगारी मैं मान सकता हूँ है, लेकिन अगर रोजगार को रोजगार के तौर पे देखा जा रहा है तो हमारे यहाँ स्किल इंडिया
और डिजिटल इंडिया और तमाम सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं, स्टार्टअप इंडिया जैसे, मेक इन इंडिया जैसे, जिनमें लाखों युवाओं को रोजगार मिला है और सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्रों को न छोड़कर निजी क्षेत्रों में उनके लिए रोजगार के भरपूर अवसर आए हैं। और उसका फायदा भी हमको मिलता दिख रहा है कि जो पढ़ा लिखा युवा है वो रोजगार पा रहा है, वो जाके अपनी नौकरी कर रहा है, उसको इससे लेना देना कोई नहीं। दीपिका जी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अब सपा के नेता उसको कैसे लेंगे। मेरे यहाँ एक लड़का था, मेरे साथ पढ़ता था, वो अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद वो चाय का एक उसको स्टॉल हमारी सरकार ने अलॉट किया, उसपे वो चाय बेचता है। एक दिन मैं भी उसकी दुकान पे गया तो मैंने उससे हंसते हुए पूछा कि सुमित नाम है उसका, कि सुमित भाई एक दिन में कितना कमा लेते हो? तो उसने कहा, रत्नेश भाई ईमानदारी से बताऊं, मेरे एक दिन की बचत 1500 से 1600 रुपए है, सब कुछ सारा खर्चा काट के। मतलब ये मान के चलिए अगर 300 दिन उसकी दुकान खुल रही है तो लगभग 45,000 रुपए मंथली कमा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको अगर आप रोजगार से उतर करके देखेंगे तो लेकिन रत्नेश जी इस उदाहरण को फिर उसी तरह जोड़कर देखा जाएगा जैसे पकौड़े वाले उदाहरण को जोड़कर देखा गया है, और मुझे लगता है कि डीपी जी उसी से जोड़ रहे हैं और इसीलिए इतना मुस्कुरा रहे हैं। दीपिका जी, मैं आपको एक चीज दूं, डीपी जी उसको किससे जोड़कर देखते हैं, किससे जोड़कर नहीं देखते हैं, इससे हो जाता है, आय पर कोई प्रभाव पड़ने वाला। मैंने कहा अगर रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी है तो हो सकता है कि कम हो। चलिए ठीक है, रोजगार को रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो सबको जीविका के अवसर प्राप्त। ठीक है, समझ रहे हैं कि आप रोजगार को रोजगार की तरह देख रहे हैं, सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रख रहे हैं। ठीक है डीपी जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया उसके बाद, क्योंकि करण जी का भी रुख करना है। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया और इनको चाहिए था, चाय पीट ही रहा था और ये पकौड़े का ठेला वहीं लगा लेते तो दोनों की आय दुगनी हो जाती। कैसा उदाहरण देते हैं बात करके। यहाँ बीटेक किए हुए, एमबीए किए हुए, एमसीए किए हुए बच्चे घूम रहे हैं, मारे फिर रहे हैं और ये उनको सलाह दे रहे हैं कि आप ठेले का चाय का पकौड़ा लगाइए। कितनी शर्मनाक मानसिक स्तर गिर गया है। ये कुल मिलाकर के दीपिका जी बात अभी ये तरह बोलने लगे। बताइए, हमने भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक इबारत है दीपिका जी, वो नफरत रोजगार की कमी है। देखिए, मुझे पता है समाजवादी पार्टी के नेता सपा की सरकार में दलाली सरकार में बेरोजगार हो गए हैं। अब आपका चलने वाला है, अब आपका नक्शा चलने वाला है। जिस प्रकार से के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके पदाधिकारियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के सामने 240 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी करी है लोकसभा में। इनको समझना चाहिए कि भैया 37 सीटों का चलिए ठीक है करण जी आपने महंगाई बेरोजगारी का जिक्र किया था और रत्नेश जी ने उसका जवाब दिया है कि मैं जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो सरकार ने कितने अवसर दिए हैं युवाओं को रोजगार के। देखिए, इसका जी ऐसा है, जब मोदी जी की सरकार 2014 में जब बनी थी तो मोदी जी ने खुद ही ऐलान किया था कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने कहा था। 10 साल हो गए, 20 करोड़ कम होना चाहिए रोजगार। और तो आप यथार्थ देखिए, कहने से नहीं होता है कि चाय की दुकान लगाने से, जैसे कि समाजवादी पार्टी जेडी साहब ने भी अच्छा जवाब दिया। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि लोग बड़े बड़े डिग्रियां ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक डिग्री ले रहे हैं। अगर उनको चाय की दुकान लगाना है या अगर यही रोजगार है तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी भी कर सकता है। कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है कि आए दिन आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कि इन्होंने 10 सालों में कितनी, चलिए गवर्नमेंट जॉब की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस की भी सरकार थी, उसने कितने जॉब दिए और इनके सरकार में कितने जॉब है। रेलवे में 8 लाख 8.5 लाख पद अभी भी हैं, लेकिन अभी उसको वैकेंसी फिलअप नहीं हो रही है। बैंक में पहले वैकेंसीज निकलती थी, पीओ क्लर्क निकलती थी, उसकी वैकेंसी माफी के साथ करण जी आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि इस समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।